मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बीआर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। और मेरे पीछे देख रहे हैं आपको कि कैसे प्लासी और बक्सर ने भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा। अक्सर हमारे मन में प्रश्न आता है कि आखिर वो कौन से घटनाक्रम रहे जिसके चलते भारत को इस प्लासी और बक्सर ने गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। ये विचार हमारे मन में सहसा जागृत उठता है, कई बार आता है, आखिर ऐसा क्या रहा। तो मैं आपको ले चलूंगा आज आपके चहेते प्लेटफॉर्म इस पढ़ाई की पंचायत पर। और इस पढ़ाई की पंचायत में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे इस प्लासी और बक्सर ने बदली भारत की तस्वीर। आखिर वो कौन सा घटनाक्रम रहा कि जिसके चलते भारत की पूरी तस्वीर इस प्लासी के युद्ध ने और बक्सर के युद्ध ने बदल के रख दी। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर वो कौन सा घटनाक्रम रहा जिसके चलते इस युद्ध ने पूरी तरह भारत की तस्वीर बदल कर रख दी। आप सब लोग जानते होंगे भारत में जो प्लासी का युद्ध हुआ है, जहां तक लोगों को मालूम है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ है वो आपके यहां लड़ा गया है 23 जून 1757 को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। ये दोनों युद्ध हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में जो आपको बताने वाला हूं, ऐसी बातें आपसे पहले कभी किसी ने साझा नहीं की होंगी। मैं इस तरीके इसको सटीक तरीके सरल भाषा में समझाऊंगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि हमारे एग्जाम में हाल के दिनों में प्लासी और बक्सर दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं। और ये एक सर्वकालिक प्रश्न है, क्योंकि प्लासी और बक्सर के चलते ही भारत में कुछ ऐसी व्यवस्थाओं ने जन्म लिया जिसके चलते भारत दिनों दिन धीरे धीरे अंग्रेजों के चंगुल में फंसता चला गया। लेकिन उस नींव के लिए कोई अगर उत्तरदायी था तो प्लासी है, और उसकी विस्तार के लिए उत्तरदायी है तो बक्सर है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब लोग वीडियो बने रहेंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए और भर भर के लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इस क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थित है। एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां है। तेजी से इस क्वेश्चन को सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर लिख के भेजिए। मैं आपको इसका उत्तर दूंगा कुछ देर बाद आपके अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में। भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थित है, इस प्रश्न को सर्च करते रहिए और मैं आपको ले चलता हूं इस प्रश्न के इस पड़ाव पर कि आखिर प्लासी ने कैसे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा। तो मैं आपको बताऊंगा आज आखिर वो कौन सा घटनाक्रम रहा, तो आखिर वो कौन से कारण हैं जिसके चलते प्लासी ये युद्ध घटनाक्रम बना। और प्लासी में एक निर्णायक पराजय हुई। आप जानते होंगे बंगाल की स्थापना जो हुई, स्वतंत्र बंगाल की, वो मुर्शीद कुली खां ने की। किसने की? एक नाम है मुर्शीद कुली खां, एक नाम आता है आपके मन में, मुर्शीद कुली खां। ये एक नाम है, इतना बड़ा नाम है क्योंकि ये औरंगजेब के जमाने में बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, बंगाल का सूबेदार हुआ करता था मुर्शीद कुली खां। जब तक मुर्शीद कुली खां रहा तब तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हुई, बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का दौर प्राप्त हो गया। और बंगाल में एक और नवाब बना आपके अलीवर्दी खां, शायद वो अंतिम योग्य नवाब है। कहां का? बंगाल का अंतिम योग्य नवाब कहा है मैंने, अलीवर्दी खां को, जिसने 1740 से लेकर के 56 तक शासन किया बतौर नवाबी। उसके समय में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की हैसियत नहीं हुई कि वो अपना अधिक विस्तार कर पाए। लेकिन जैसे ही अलीवर्दी खां की 1756 में मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही विस्तारवादी नीति के तहत अपने आप को फैलाने लग गए आपके। और मैं इस क्रम में बताऊंगा आपको कि बंगाल का नवाब बनने पर जो कारण बता रहा हूं मैं आपके प्लासी के लिए, वो कारण कौन सा पहले इसको बता रहा हूं, फिर मैं आपसे अगले विचार साझा करूंगा। जैसे बंगाल का जब नवाब बना, जैसे सिराज, यानी बंगाल का नवाब कब बना है? वो 1756 में यहां बनाए। इस डेट को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, लिख लेंगे। जैसे ही वो नवाब बना, यानी कि अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, तो अंग्रेजों ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये पहला। आखिर सिराज और सिराज मतलब सिराजुद्दौला को संक्षिप्त में सिराज कहते हैं। आखिर अंग्रेजों और सिराज के मध्य जो प्रतिद्वंदता है, जो उनके अंदर जो मतभेद पैदा हुए, उसका बड़ा कारण था जैसे ही बंगाल का नवाब बना सिराज, तो अंग्रेजों ने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये पहला कारण। इस क्रम में दूसरा कारण बना कि अंग्रेज नवाब के विद्रोहियों को सहायता व शरण दिया करते थे, अर्थात जो
बंगाल के नवाब के जो विरोधी हैं उनको अंग्रेजों ने हमेशा शरण दी और सहायता प्रदान की। ये सिराज को अच्छा नहीं लगा, ये उसको हमेशा वो नजरअंदाज भी कर रहा था, लेकिन बुरा लग रहा था और कई बार उसने अंग्रेजों को चेतावनी भी दी। इसका एक अन्य कारण भी था, यहाँ पर आपके नवाब ने अंग्रेजों के व्यापार पर काफी कठोर प्रतिबंध लगा दिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है व्यापार कर रही थी उस पर नवाब ने कठोर प्रतिबंध इसलिए भी लगाए क्योंकि अंग्रेजों की नीतियां थी, उसके चलते बंगाल में जो आपका नवाब है उसको बड़ा तगड़ा नुकसान हो रहा था। बाहर जो बंगाली व्यापारी थे उनको नुकसान हो रहा था। इसके चलते सिराज ने इस पर कुछ रोक लगाने कार्य किया, एक और कारण था। इसके अलावा जब कलकत्ता क्षेत्र में और कासिम बाजार में, मैं लिखा यहाँ पर, जब कलकत्ता और कासिम बाजार में, ये दो क्षेत्र बताए, कलकत्ता और कासिम बाजार में फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही किलेबंदी कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, अपना विस्तार कर रहे थे, तो नवाब ने इन्हें किलेबंदी करने से मनाही की और कहा आप इसे रोक लीजिए, अगर नहीं रोकेंगे तो मैं आपको दंडित करूंगा। नवाब की इस बात को फ्रांसीसी ने मान लिया और उन्होंने चंद्रनगर में, कौन से स्थान पर, फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में अपनी किलेबंदी को रोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने कलकत्ता और कासिम बाजार किलेबंदी को नहीं रोका, जिसके चलते दोनों में प्रतिद्वंदिता उभर कर सामने आई, विरोधाभास उभर के सामने आया। और इसके अलावा जो बड़ी घटना हुई जब उन्होंने कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन नहीं रोका और नवाब के विद्रोहियों को निरंतर लगातार वो शरण देते रहे, इससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने मजबूर होकर के और इन पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया, अर्थात कंपनी को सबक सिखाने का निर्णय लिया। कंपनी का मतलब मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी से है, उनको सबक सिखाने का निर्णय लिया और इस क्रम में उसने यही 17, ये डेट है आपको याद करनी है, 20 जून 1756, ये याद करने वाली डेट है आपके लिए, इसीलिए मैंने लिखी है क्योंकि ये वही डेट है जिस डेट पर बंगाल के नवाब यानी सिराज ने आक्रमण कर दिया कलकत्ता पर और कलकत्ता में प्रवेश करके, और उस किले का नाम था ये जो फोर्ट विलियम। क्या नाम है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्न बताना है आपको जो एग्जाम में आते हैं, क्योंकि मेरा इतिहास का जो पढ़ाने का मूल टारगेट है वो ये है कि आपके एग्जाम में कितने प्रश्न प्लासी और बक्सर से बन सकते हैं। मेरा टारगेट ये है, ना कि आपको इतिहास की बातें ऐतिहासिकता बताना, क्योंकि मेरा ऐतिहासिकता पर ले जाने का कोई यहाँ प्रयोजन नहीं है। मेरा प्रयोजन है प्लासी और बक्सर से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, कितने वो आपके लिए उद्देश्य परक हैं, ये बताना मेरा यहाँ पर मूल टारगेट है। तो एक क्वेश्चन आता है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है, एक प्रश्न आता है। इसके अलावा एक प्रश्न आता है, ये अंग्रेजों बनाया एक फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो वो मद्रास में स्थित है, वो भी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? मद्रास में स्थित है। और फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। मैं बात कर रहा था यहाँ पर 20 जून 1756 को जब सिराज ने यानी सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया, तो उस दौरान उसने अंग्रेजों को चारों ओर से घेर लिया और इस घटनाक्रम में 146 अंग्रेज बंदी बना लिए गए। ये इतने अंग्रेज बंदी बना लिए गए, कितने? 146। और इन सबको एक 18 बाई 14 फीट के कमरे में बंद कर दिया गया, जो कि आप देख रहे हो 20 जून की घटना है। गर्मी का आलम है, गर्मी अपने पीक पर है यहाँ पर। और इन 146 अंग्रेजों को उसने एक 18 बाई 14, कई स्थानों पर 18 बाई 15 भी लिखा हुआ है, पर यह महत्वपूर्ण नहीं है, छोटा कमरा था, जो भी रहा हो, इसमें 140 अंग्रेजों को बंदी बना के कारागार में डाल दिया। लेकिन जब सुबह हुई यानी कि 21 जून जब हुआ यहीं पर, तो उसमें से केवल 23 अंग्रेज, ओनली 23 अंग्रेज जीवित बचे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, यानी कि इनमें से 123 अंग्रेज मारे गए। इस घटना को इतिहास में काल कोठरी त्रासदी, क्या कहते हैं? काल कोठरी त्रासदी, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हिंदी में कहूं मैं तो काल कोठरी त्रासदी कहूंगा, तो अंग्रेजी में कहूंगा तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहूंगा। इसको आप रट लेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा
भारत में कौन सा क्षेत्र है जहां ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना घटी? तो आप बताएंगे क्या वो बिहार है, क्या वो बंगाल है, क्या मद्रास है, क्या अवध है? तो आपका उत्तर होगा वो घटना बंगाल में घटी। अब बंगाल में कहां घटी? तो कलकत्ता में घटी। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी में आएगा तो काल कोठरी त्रासदी क्या है? तो बता देंगे इसमें 146 अंग्रेजों को एक एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें 123 अंग्रेज मारे गए और केवल कितने बचे? 23 अंग्रेज बचे, क्योंकि कौन अंग्रेज कितने थे? 146। ये 21 जून को मैंने बता दिया है जब उसका दरवाजा खोला गया। कई बार लोग कहते हैं ये काल कोठरी की जो त्रासदी घटना है ये कहीं ना कहीं प्लासी के युद्ध का एक बड़ा कारण बनी, क्योंकि इस घटना के लगभग 1 वर्ष बाद ही अंग्रेजों ने इसका प्रतिशोध लिया, और ऐसा प्रतिशोध लिया जहां सिराज को अपना जीवन दे करके इस घटना का मूल्य चुकाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने सिराज की हत्या करवा दी इस घटना के 1 साल बाद। मैं बात करूंगा आपसे उस घटनाक्रम पर, थोड़ा सा बताऊंगा कि आखिर वो घटनाक्रम कौन सा बना। मैंने नाम लिया थोड़ी देर पहले, जो मुर्शीद कुली खां का जो योग्यतम उत्तराधिकारी था। मैं फिर नाम ले रहा हूं एक बार, स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शीद कुली खां। क्या नाम है? मुर्शीद, अभी लिखा थोड़ी देर पहले, फिर लिख रहा हूं एक बार। मुर्शीद कुली खां एक स्वतंत्र बंगाल क्षेत्र का संस्थापक था। उसी का ये वंशज है कौन? अलीवर्दी खां, जो कि अंतिम योग्य नवाब था बंगाल का। इसने कहा, इसने अंग्रेजों की तुलना एक शहद वाले मधुमक्खी के छत्ते से की है। मैं यहां लिख रहा हूं आपके, अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना एक शहद वाले, ये इंपॉर्टेंट है, शहद वाले मधुमक्खी, ये रहा मधुमक्खी के छत्ते से की है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये अक्सर कहता था अलीवर्दी, यानी अगर आप अंग्रेजों को नहीं छेड़ोगे तो वो आपको शहद देंगी, और अगर आपने इन अंग्रेजों को छेड़ा तो ये आपको काट काट कर मार डालेंगी। ये स्टेटमेंट किसका है? अलीवर्दी खां का। ये अक्सर कहा करता था कि अंग्रेजों से लाभ कमाइए, ना कि इनको फैलने का मौका दो, इसे छेड़ो मत, इनसे अधिक से अधिक मुनाफा कमाइए। लेकिन जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई 1756 में, तो उसके बाद ये बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। लेकिन ये अलीवर्दी के समान योग्य नहीं था, ये इसका पुत्र नहीं है, ये इसका देवता है। यानी अलीवर्दी खां की पुत्री का लड़का है, ये देवता लगता है, क्योंकि अलीवर्दी खां के पुत्र नहीं था। ऐसी मान्यता है कि इसके पुत्र जो मृत्यु हो गई थी, लेकिन इसकी पुत्री का लड़का क्या नाम है? सिराजुद्दौला है, जो बंगाल का नवाब बना, उत्तराधिकारी बना, लेकिन ये योग्य नहीं था जैसा कि अलीवर्दी खां। अब मैं आपको बताऊंगा आखिर ये जब नवाब बना सिराज, तो इसकी नवाबी में कौन कौन रोड़ा बने, कौन वो लोग थे जिसने इसका विरोध किया? क्योंकि नवाब बनते ही इसके विरुद्ध एक विरोधी गुट का उदय हुआ। ये रहा, एक विरोधी गुट का उदय हुआ, और वो विरोधी गुट और कोई नहीं बल्कि इसके स्वयं अपने ही लोग थे। इसकी मौसी, बड़ा नाम मजेदार है, घसीटी बेगम। क्या नाम है? इसकी मौसी है, और नाम है उसका घसीटी बेगम, जो आपको देखते सुनते ही याद हो गया होगा। घसीटी बेगम जो सिराज की मौसी है, और इसकी मौसी का एक लड़का है, उसका नाम है शौकतगंज। मैं 2 नाम बोले, इसकी मौसी घसीटी बेगम, उसका लड़का शौकतगंज। इसके अलावा कलकत्ता का इसका खुद का दीवान था, उसका नाम है राज बल्लभ, जो दीवान हुआ करता था। और व्यापारी था अमीन चंद और जगत सेठ। अमीन चंद और जगत सेठ ये कलकत्ता के बड़े व्यापारी हुआ करते थे। और इसका स्वयं का सेनापति था मीर जाफर, जिसको कि इतिहास में काफर भी कहा जाता है, काफर और धोखेबाज। काफर और धोखेबाज कहा जाता है। कहते हैं लोग मीर जाफर ना होता और इसने यदि सिराज के जिंदगी को अगर सौदा ना किया होता, सिराज की जिंदगी दांव पर ना लगाया होता, तो शायद बंगाल अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आता। और मैं कहूं बंगाल के धनी लोगों ने बंगाल को बेच दिया अंग्रेजों के हाथों, तो मैं गलत नहीं हूं। यानी बंगाल के धनी व्यापारियों ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ये एक सोची समझी रणनीति थी। मैं कह सकता हूं प्लासी एक प्रतीकात्मक युद्ध था, कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, क्योंकि सौदा तो पहले ही हो चुका था युद्ध से बाहर मैदान में। और इसकी परिणति मैं अभी बताने वाला हूं, आप समझ जाएंगे क्यों ये युद्ध नहीं था बल्कि एक सौदा था, व्यापार था, जो युद्ध के मैदान से बाहर ही पहले ही हो चुका था। मैं आपको ले चलूंगा उस घटनाक्रम में कि जब आपके बंगाल के नवाब सिराज ने 9 फरवरी 1756 को अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि की। यहां पर यह बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि इस समय इससे संधि इसलिए की आपके यहां से अंग्रेजों से, क्योंकि जनवरी
1757 में, जनवरी 1757, ध्यान देंगे, जनवरी में सिराज की पराजय हुई और सिराज को एक अपमानजनक संधि को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जिसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह निकला आपके यहां पर कि इस संधि के अंतर्गत उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंतर्गत ये कुछ सुविधाएं देनी पड़ी अंग्रेजों को, यानी कि उसने बिना चुंगी के व्यापार करने की अनुमति, यानी अंग्रेजों को अंग्रेज चुंगी नहीं चुकाएंगे, कोई शुल्क नहीं देंगे, कोई ड्यूटी नहीं देंगे, बिना चुंगी के व्यापार करेंगे। कहां पर करेंगे? बंगाल में करेंगे, बिहार में करेंगे, उड़ीसा में करेंगे, यानी कि इनको कोई चुंगी नहीं चुकानी है, कोई शुल्क नहीं देना है। दूसरा, इन्हें सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। पूरे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में आप सिक्के ढाल सकते हो, कॉइन बना सकते हैं खुद के। इसके अलावा इन्हें कलकत्ता की किलेबंदी, सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, कलकत्ता किले, यानी कि इन्हें कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करने का अधिकार मिल गया। जब किलेबंदी होती क्षेत्र की, तो आप किले के भीतर कुछ भी कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी सेना रख सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं, वहां रणनीतियां बना सकते हैं, वहां षड्यंत्र रच सकते हैं। जो ये महत्वपूर्ण था, यानी अलीनगर की संधि सिराज के लिए एक घातक थी, सिराज के लिए एक ऐसा एक अभिशाप बनकर उभरी, क्योंकि इस संधि ने कहीं ना कहीं सिराज के भाग्य का निर्णय भी किया। यहां से वो अंग्रेज धीरे धीरे षड्यंत्र करते रहे इसी कलकत्ता के भीतर, इस किलेबंदी के भीतर। और मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा शब्द जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में प्लासी ने कैसे भारत को गुलाम बनाने में भूमिका निभाई है। जो प्लासी का युद्ध है, ये एक सौदा है, मैंने यहां लिखा है, ये एक नाटक था। ये कथन एक बहुत बड़े विद्वान का है, उनका नाम है आपके, ये नाम है उनका पणिक्कर जी। क्या नाम है उनका? पणिक्कर। बहुत बड़े ये विद्वान है, के.एम. पणिक्कर नाम है। क्या नाम है? के.एम. पणिक्कर। इन्होंने लिखा है प्लासी का युद्ध नहीं बल्कि एक सौदा था, यानी युद्ध पहले ही हो चुका था। युद्ध में मैदान में युद्ध लड़ा ही नहीं गया कभी, ये पहले ही बंगाल के धनी व्यापारियों ने ये सौदा कर लिया। किसके साथ में? क्लाइव के साथ में, रॉबर्ट क्लाइव के साथ में, और जो लोग थे अंग्रेजों के साथ में, कंपनी के साथ में। अब आपको जान के सहज ही अनुमान हो जाएगा कि ये सौदा क्यों है। मैं लिख दिया, के.एम. पणिक्कर का स्टेटमेंट है कि प्लासी का युद्ध एक सौदा था, यानी कि नाटक था, नाटक के अलावा कुछ नहीं था। आप देखेंगे बंगाल के पास, यानी नवाब के पास 50,000 सैनिक हैं और कंपनी के पास कितने सैनिक हैं? 3,000 सैनिक। यानी नवाब के पास 50,000 की सेना थी उस समय और कंपनी के पास केवल 3,000 सैनिक है। जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो इस युद्ध का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। मैंने भी थोड़ी देर पहले मीर जाफर को मीर काफर कहा है, धोखेबाज बताया है मैंने आपको। ऐसा धोखेबाज राजद्रोही था जिसने सिराज की पीठ में छुरा घोंपा नवाबी की चाह में। यहां बताऊंगा मैं, बंगाल की सेना केवल 500 सैनिक मरे और लगभग इतने ही सैनिक इसमें घायल हुए। इससे समझ जाना आप जो है कि कितना बड़ा छलावा हो रहा होगा। और अंग्रेज सेना के यानी कंपनी केवल 23 लोग मरे और घायल होने वालों की संख्या केवल 49 थी। इसका मतलब हुआ ये कोई युद्ध नहीं हो रहा था, ये एक प्रतीकात्मक युद्ध था, दिखाने के लिए युद्ध था। और मैं आपको इस घटनाक्रम में बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजों ने इस युद्ध के माध्यम से यहां पर कहीं ना कहीं किसी विशेष सामरिक और सैनिक योग्यता का प्रदर्शन नहीं किया। ये घटनाक्रम बता रहा है, क्योंकि इस घटनाक्रम में अगर नवाब के सारे लोग लड़ लिए होते मन से तो अंग्रेज सारे पराजय हो गए होते। इसके अलावा बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम में इस युद्ध का परिणाम देखने के लिए जितने लोग बाहर से देख रहे थे, युद्ध में जितने मैदान में थे, उससे कई गुना, सैकड़ों गुना लोग इस युद्ध का परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे। आखिर युद्ध का परिणाम क्या होगा? अगर वो सारे लोग अगर इस पर हमलावर हो गए होते तो शायद प्लासी के युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मैं यही बताना चाह रहा हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस युद्ध को कहां लड़ा गया, जो आपके एग्जाम के लिए नंबर के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है, इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में पड़ी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं बताऊंगा ये युद्ध बंगाल में नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। इसको रट लेंगे, ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है यहां से। यानी कि प्लासी किस नदी पर लड़ा गया है? भागीरथी नदी पर। और इस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहा है? मीर जाफर, जो कि सेना का सेनापति। लेकिन इस युद्ध में सिराज के दो ऐसे जाबाज सिपाही थे, नेतृत्वकर्ता ये भी थे आपके, लेकिन युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के मीर मदान और मीर मोहनलाल, दो लोग ऐसे थे जिन्होंने, जो दोनों ही ये वीर गति को प्राप्त हुए और ये अंग्रेजों से लोहा लेते हुए अंत मारे गए।
इसका दोनों का नाम एग्जाम में आता है। वो कौन सिपाही थे, वो कौन जांबाज थे जो सिराज के 100% विश्वास पात्र थे, जो लड़ते लड़ते रहे लेकिन हार नहीं मानी, अंत उन्होंने प्राण गवाए। नाम है उनका मीर मदान और मोहन लाल। इंपॉर्टेंट है मीर मदान और मोहन लाल। लेकिन धोखेबाज मीर जाफर बना हुआ है, जो कि अंग्रेजों से यानी कि रॉबर्ट क्लाइव से यानी कंपनी से पहले ही एक संधि कर चुका है और बंगाल को अंग्रेजों के हाथ बेच चुका था, जो मैं बता चुका आपको। इस युद्ध में एक और सिराज की सेना है, मैंने बताया भी पहले, थोड़ी देर पहले, सिराज की सेना है एक और, तो जिसका नेतृत्व एक धोखेबाज कर रहा है, और दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव की सेना है यानी ब्रिटिश सेना है, जो इस युद्ध में भाग ले रही थी। आपके कई बार पूछता है इस युद्ध में जो नेतृत्व करता है वो कौन कौन, बता दिए मैंने आपके। वो नेतृत्व करता है यही लोग हैं, सिराज की सेना, मीर जाफर। ये महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध का जो परिणाम है वो परिणाम क्या रहा, मैंने लिखा है आपके इस युद्ध में, जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इस युद्ध से क्या हुआ। इस युद्ध से अंग्रेज ब्रिटिश साम्राज्य की भारत में कहीं ना कहीं, ब्रिटिश साम्राज्य की भले आंशिक तौर पर ही सही, नींव रखी गई आपके, जो कंपनी के माध्यम से रखी गई, यानी कि प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजी साम्राज्य की पहली ईंट जमा दी, पहली नींव रख दी। इसलिए प्लासी के युद्ध का भारतीय इतिहास के संदर्भ में विशेष महत्व है। आप इन सारी बातों को रट लेंगे, याद कर लेंगे। अब आपको मैं ले चलूंगा वहां पर कि इस घटना के बाद बक्सर के युद्ध ने कैसे ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को बढ़ावा दिया। मैं वहां लेके चलूंगा आपको और बताऊंगा मैं आपके कि कैसे बक्सर ने अंग्रेजी साम्राज्य की पहली ईंट को एक दीवार के तौर पर खड़ा कर दिया, एक मजबूत दीवार के तौर पर। तो मैं बताऊंगा ये बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया है, तो आप देख लेंगे यहां पर। ये बक्सर का युद्ध 22 या 23 अक्टूबर 1764 को, कई किताबों में 22 अक्टूबर लिखा हुआ है, कई जगह पर 23 अक्टूबर भी लिखा हुआ है, 23 अक्टूबर, कई जगह 22 अक्टूबर, लेकिन फिलहाल आप कर लेंगे 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध लड़ा गया। कई जगह पर 23 अक्टूबर भी लिखा हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि 22 है कि 23 है, महत्वपूर्ण ये है कि इस बक्सर के युद्ध ने कैसे भारत में अंग्रेजों के पैर पसारने में भूमिका निभाई, मैं उस पर चर्चा करूंगा। पहली बात, ये बक्सर कहां स्थित है आज, तो ये बक्सर बिहार में स्थित है। और ये बक्सर किस नदी पर है, तो आप बताएंगे ये बक्सर गंगा नदी पर है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर देंगे यहां से, चूंकि अगर प्लासी आएगा, मैं फिर कहा प्रश्नों की दृष्टि से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम ऐतिहासिकता पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि प्लासी और बक्सर से हमारे एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं। हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया प्लासी यदि भागीरथी पर है तो बक्सर कहां पर है, गंगा नदी पर है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, वेरी वेरी मोस्ट है। अब मैं बताऊंगा कि बक्सर के युद्ध को कैसे महत्वपूर्ण माना जाता है और क्यों इस युद्ध को माना जाता है वास्तविक कंपनी की जो स्थापना का जो रोल है, कैसे अंग्रेजी साम्राज्य ने, कैसे अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर को जीतने के बाद सही अर्थों में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना भारत में की। प्लासी यदि आंशिक है तो बक्सर उसका विस्तार है, ये आप समझेंगे यहां पर। चूंकि इस युद्ध में 3 भारत की प्रमुख शक्तियां भाग ले रही हैं। कितनी भाग ले रही हैं, वो 3 प्रमुख शक्तियां हैं। एक शक्ति का नाम है शाह आलम द्वितीय, एक का नाम है शुजा-उद-दौला और एक का नाम है मीर कासिम। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। जो शाह आलम द्वितीय है ये तत्कालीन मुगल शासक थे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाह आलम उस समय भारत पर शासन कर रहे थे। भले ही ये कमजोर शासक थे, आपको जानना चाहिए, लेकिन इन पर ताकत थी, मजबूत थे। क्योंकि जब ये युद्ध हो रहा है, कब युद्ध हो रहा है, 1764 में हो रहा है और औरंगजेब की मृत्यु कब हो रही है, 1707 में हो रही है। यानी कि बहुत अधिक लंबा समय नहीं हुआ है जब मुगलों के पास एक शक्तिशाली सेना होती थी, मजबूत सेना होती थी। यानी औरंगजेब की मृत्यु और यहां हुई है, और यदि ये युद्ध लड़ा जा रहा है 1764 में, तो कोई बहुत अधिक एक लंबा समय नहीं हुआ है। लेकिन शाह आलम द्वितीय इस सेना को मजबूत नहीं रख सका, अच्छा नेतृत्व नहीं दे सका, इसी के चलते मुगलों की शक्ति कमजोर हुई। और आप देख लेंगे यहां पर कि अवध, जिसको आज आप यूपी कहते हो, उस समय अवध का नाम था शुजा-उद-दौला, और मीर कासिम जो कि अंग्रेजों कुटिल नीतियों के चलते, कुटिल चालों के चलते, षड्यंत्रों के चलते मीर कासिम को अपना पद छोड़ना पड़ा। मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था, ये कोई अलग नहीं था। मीर जाफर को नवाबी मिली और उसके बाद जब मीर कासिम को, जब मीर जाफर को कुछ समय के बाद हटाने के बाद मीर कासिम को बनाया, तो मीर कासिम ने चालाकी से जब अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ चालें खेलने का प्रयास किया, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफर को बना दिया, धोखेबाज को, और मीर कासिम को हटा दिया।
तो मीर कासिम ने इन दोनों के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय, क्या, एक त्रिपक्षीय, यहाँ पे त्रिपक्षीय संधि की इसने आपके, यानी त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन शामिल है, यानी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और बंगाल अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के हटाए गए नवाब, क्या नाम है, अपदस्थ नवाब, क्या नाम है, मीर कासिम। इसने त्रिपक्षीय संधि करी और इसने अंग्रेजों को चुनौती दी कि आप मैदान में आइए, हम आपका सामना करने के लिए तैयार हैं। मैंने बताया कि शाह आलम द्वितीय जो कि औरंगजेब के बाद में जो लंबे समय तक शासन कर रहा है, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इस युद्ध का महत्व इतिहास में इसलिए है, इस समय जब युद्ध लड़ा जा रहा है तो आपके मन में एक सहज क्वेश्चन आएगा कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो इसका उत्तर ये रहा, हेनरी वेंसिटाट। कौन सा, हेनरी वेंसिटाट। फिर बोल रहा हूं एक बार, हेनरी वेंसिटाट, जो हमारे एग्जाम में नंबरों के लिहाज से, प्रश्नों के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा है, ऐतिहासिकता तो बता ही रहा हूं मैं आपको, प्लस ये वेंसिटाट उस समय बंगाल का गवर्नर था, इसको आप लिख लेंगे, महत्वपूर्ण मान लेंगे। लेकिन मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, इस वीडियो का महत्व इतना नहीं है कि आप एक युद्धों के बारे में जानने हैं, ये वीडियो नहीं है, आपके अंदर चेतना ला देगी, आपको आपके मुकाम पर पहुंचाने के लिए जो मैं बता रहा हूं बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया गया है या कहां स्थित है इस समय, इसका उत्तर मैंने कहा, ये जो कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे। एक प्रश्न मैं आपको और दे रहा हूं, पीवी सिंधु किस पैरा मिलिट्री फोर्स की इस समय ब्रांड एम्बेसडर है? फिर बोल रहा हूं, भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी, कौन खिलाड़ी, भारत की सनसनी, भारत की एक बहुत बड़ी दिग्गज प्लेयर है, किसकी, बैडमिंटन की, नाम है उनका पीवी सिंधु, किस पैरा मिलिट्री फोर्स की इस समय ब्रांड एम्बेसडर है? इस प्रश्न को जल्दी से बताइए, सर्च करते रहिए, तब तक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसका जल्दी से उत्तर भेजिए मेरे पास, मैं देखूंगा आपके कि आपने किस प्रकार उत्तर दिया है। तेजी से उत्तर बताइए मुझे। मैं दो प्रश्न पूछे, भारत का पहला अमृत सरोवर कहां स्थित है, और दूसरा पीवी सिंधु इस समय किस पैरा मिलिट्री फोर्स की ब्रांड एम्बेसडर है, राजदूत है, इसका उत्तर जल्दी से बताइए मुझे, मैं लेके चलता हूं आपको। अगर वेंसिटाट उस समय बंगाल का गवर्नर है, तो उस समय इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला कौन है, हेक्टर मुनरो। ये रहा हेक्टर मुनरो, ये इस संयुक्त सेना, इसका अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व करता है, यानी कि अंग्रेजों की ओर से किसने नेतृत्व किया है, हेक्टर मुनरो ने। तो मैं कहता हूं हंसाने के लिए कि SSM, यानी कि एक और शाह आलम है, शुजाउद्दौला है और मीर कासिम है बंगाल का, तो इन तीनों की संयुक्त सेना, और दूसरी ओर अंग्रेज सेना का नेतृत्व करता लीडर सेनापति कौन है, हेक्टर मुनरो। तो मैं कहता हूं इस हेक्टर मुनरो ने, मैं ट्रैक्टर कहता हूं, इस ट्रैक्टर ने तीनों को रौंद दिया, इस तीनों को हरा दिया बुरी तरह से, और ये युद्ध इतिहास का निर्णायक युद्ध बन गया। इसलिए कि प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल का नवाब पराजित हुआ था, सिराजुद्दौला, लेकिन बक्सर के युद्ध ने भारत के भाग्य का निर्णय कर दिया, क्योंकि इस युद्ध में भारत के वास्तविक स्वामी पूरे भारत पर शासन कर रहे, भले वो कमजोर हो चुके थे, वो कौन थे, शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक। इस युद्ध में मुगल शासक पराजित हो चुके हैं, और मुगल शासक का पराजित होने का मतलब था कि भारत की पराजय हो चुकी थी। इसीलिए मैंने कहा कि प्लासी और बक्सर ने कहीं ना कहीं भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा आपके कि इस युद्ध के बाद क्या हुआ, इन संधियों को मैं बाद में विस्तार से बताऊंगा आप लोग, पर थोड़ा सा जान लीजिए। इस युद्ध के बाद में एक संधि हुई है, इलाहाबाद की संधि। कौन संधि हुई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसे इलाहाबाद की पहली संधि कहते हैं, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई है, आपके 12 अगस्त 1765 को हुई है। और ये किसके हुई है? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और तत्कालीन रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, जिसे हम लॉर्ड क्लाइव के नाम से भी जानते हैं। एक बार बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना? रॉबर्ट क्लाइव। यानी कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बनाया गया रॉबर्ट क्लाइव को, उसे लॉर्ड क्लाइव के नाम से जाना गया। और यही लॉर्ड क्लाइव 1757 से यहां से 1757 से 1760 तक बंगाल का पहली बार गवर्नर रहा, और दूसरी बार फिर गवर्नर बनेगा ये 1765 में। यानी बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधियों का नेतृत्व किया है अंग्रेजों की ओर से, वो किसने किया है? वो रॉबर्ट क्लाइव यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने किया है।
और ये दोनों संधियां यानी इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि, ये दोनों संधियां किसने करी है? क्लाइव ने करी है। और ये दूसरी बार गवर्नर बन गया है बंगाल का। ये बंगाल का 2 बार गवर्नर रहा, एक बार प्लासी के बाद और एक बार बक्सर के बाद। बड़ा भाग्यशाली है। आप कह सकते हैं प्लासी हुआ तो प्लासी के युद्ध में स्वयं नेतृत्व कर रहा है, प्लासी के युद्ध का। प्लासी का युद्ध हुआ, तत्काल गवर्नरी मिली, और बक्सर हुआ तो उसके बाद गवर्नरी मिली। 1765 में आपके 2 बार गवर्नर रहा है बंगाल का। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इशारा करके बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। रॉबर्ट क्लाइव यानी लॉर्ड क्लाइव बंगाल का 2 बार गवर्नर रहा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। और इस युद्ध में दूसरी संधि की है अवध के नवाब किससे? शुजा-उद-दौला से। किससे की है? शुजा-उद-दौला के साथ। ये बहुत महत्वपूर्ण था। और प्लस क्लाइव है आपको दूसरी ओर आपके, यानी इलाहाबाद की 2 संधियां हुई हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। इन संधियों पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल चूंकि मेरा टारगेट यहाँ प्लासी और बक्सर है कि इन्होंने कैसे भारत को गुलामी की बेड़ियों में जकड़वा दिया। और ये वही युद्ध है जिसने कहीं ना कहीं भारत को अंग्रेजों का अधीनस्थ बना दिया, और यहीं से भारत अगले लगभग 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम बनकर रहा। और मैं एक घटनाक्रम बताऊंगा आपको छोटा सा कि इन इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई है इससे, यानी कि मुगल शासक के साथ में, इस संधि से जो कंपनी है उस कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या मिली? इसको इस कंपनी को मिली इससे दीवानी मिली। क्या मिली? दीवानी मिली। ये दीवानी का मतलब होता है कर उगाने का अधिकार, धन प्राप्ति का अधिकार पूरी तरह से कंपनी को प्राप्त हो गया, यानी दीवानी के अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए यहां से। और यहीं से बाद में आपके यहां बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, कौन सी? डार्की सिस्टम, द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? 1765 में। इसे नोट डाउन कर लेंगे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं कह रहा हूं आपसे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई है? 1765 से। यहां से स्टार्ट हुई 1765 से स्टार्ट हुई है, और ये 1772 तक बनी रहेगी, यहां तक, यानी कि अंतिम तक। यानी कि मैं कहूंगा रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले तक। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया है? 1773 में। चूंकि मैं एक्टों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, अगले वीडियो में आपसे मैं बहुत तेजी से नया वीडियो लेकर आ रहा हूं, वहां चर्चा करूंगा एक्टों पर। तो फिलहाल बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ, जिसके तहत अंग्रेजों को यानी कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। और दूसरा था निजामत का अधिकार यानी प्रशासन का अधिकार। एक और दीवानी का अधिकार और एक और प्रशासन का अधिकार, जिसे बोलते हैं निजामत का अधिकार। उस पर चर्चा बाद में करूंगा। एक छोटी सी बात बताया था आपको यहां पर कि इस द्वैध शासन प्रणाली का नायक कौन है, कौन इसका जन्मदाता है। तो थोड़ा मैं याद करने के लिए, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण प्रश्नों से यहां पर, इस द्वैध शासन प्रणाली का जनक है, फादर कौन है? लियोनल कार्टेस। कौन है? लियोनल कार्टेस इसका जनक है, फादर ऑफ द डार्की सिस्टम। और इसकी पुस्तक का नाम है डायरकी। क्या नाम है? डायरकी। मतलब ही होता है द्वैध शासन, यानी कि लियोनल कार्टेस द फादर ऑफ डायरकी सिस्टम। मैं कह सकता हूं भारत में यानी बंगाल में, भारत का नहीं कहेंगे हम, बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली आई। और उसके लिए कौन संधि उत्तरदायी है? इलाहाबाद की पहली संधि, जो कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य हुई। एक संधि और हुई है, मैंने बता दिया आपको, उस संधि का नाम है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। आप सब लोगों ने सहयोग और समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हृदय से आपके लिए शुभ आशीर्वाद है, ईश्वर से कामना है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और इस मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो प्रश्न मैं पूछता जा रहा हूं उनके उत्तर आपको देने हैं। मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था कि अभी हमारे यहाँ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो का सही उत्तर है 126वां स्थान है भारत का। कितने राष्ट्रों में से? 146 राष्ट्रों में, 146 कंट्री में से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। इसे हम नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा था, इस विश्व खुशहाली रिपोर्ट को यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। मैं अंग्रेजी में कहूं तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसे जारी करता है। इसे रट लेंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इस रिपोर्ट को जारी करता है हर साल। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की पोजीशन 126वें स्थान पर है, 126
कितने राष्ट्रों में से? 146 राष्ट्रों में। आप लोग इस वीडियो को जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मैंने जो क्वेश्चन पूछे कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ईश्वर से कामना फिर हृदय से कर रहा हूं आपके लिए कि आप लोग जल्दी जल्दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। मैं आपके लिए नई सीरीज लेकर आ रहा हूं इतिहास के पन्नों से और करंट से लेकर आ रहा हूं और संविधान पर और भूगोल पर बहुत तगड़ा मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। और मैं पैट के लिए एक नई मॉक टेस्ट सीरीज तैयार कर रहा हूं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सीजीएल पे काम कर रहा हूं आपके लिए, ये कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसलिए आप सब लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और इस चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक फैलाने का प्रयास करेंगे। अपने जो आपका स्टेटस है, आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आपका जो इंस्टाग्राम है, उस पर इन सारे स्टेटस को लगाइए ताकि मेरी बातें और बच्चों तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप सबको प्रणाम, नमस्कार।